यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और टॉपिक अपना जो चल रहा था, यूनिट नंबर 3 चल रही थी, है ना। सबसे पहली यूनिट में अपन ने जो बात की और दूसरी यूनिट में जो बात की वो सारी की सारी मैं आपको क्या करवा दूंगा, रिपीट। छोटी छोटी 2 यूनिट थी, कोई दिक्कत नहीं। जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी सब्जेक्ट में जनरल साइंस में आप लोगों का जो भी टॉपिक चलेगा वो आपको लगेगा कि डेली नहीं आई है, ठीक है। इसलिए इस चीज को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईवीएस थी अपना, है ना। ईवीएस का पॉइंट चल रहा था इकोसिस्टम, और इको सिस्टम से एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम अपन ने जो बात की, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं। हमने इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की बात की कि इसका जो संगठन है वो क्या है। हमने देखा इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। बोले तो सजीव घटक और निर्जीव घटक। सजीव घटकों में 3 प्रकार के घटक अपन ने पढ़े। एक उत्पादक था, प्रोड्यूसर था, जो सभी हरे पौधे होते हैं। फिर हमने एक उपभोक्ता पढ़ा, कंज्यूमर के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। फिर अपन ने अपघटकों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? अपघटक के बारे में पढ़ा। ये सारी बात जो है वो अपन ने अभी तक इस यूनिट में की है। और आज हम जो बात करेंगे इससे आगे वो है खाद्य श्रृंखला। हेडिंग लगाइए, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन की बात करते हैं, समझेंगे। हेडिंग लगा लो, फिर इधर ध्यान दो। किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। बात ही नहीं होती कि हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ दी छोड़ दी। मेन बात ये होती है कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम में प्रश्न किस तरह से उठा करके लाता है। होता क्या है, पढ़ते तो सभी हैं, सभी पढ़कर जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो पाता, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य श्रृंखला। 2 शब्द यहां पर दिया गया है दोस्तों। एक शब्द दिया गया है खाद्य। खाद्य का मतलब हो गया भोज्य पदार्थ। क्या हो गया? खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ। और भोज्य पदार्थों की आवश्यकता जीवों को इसलिए होती है कि भोज्य पदार्थों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा से ही सभी जीव अपने क्या करते हैं? दैनिक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि दैनिक कार्यों को करने के लिए, या डायरेक्ट यूं कह दो जीवित रहने के लिए। किसके लिए? जीवित रहने के लिए। तो जीवित रहने के लिए या दैनिक कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कहां से? खाद्य पदार्थों से। ये खाद्य पदार्थ या ये जो फूड सबस्टांस हैं, ये फूड सबस्टांस हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? प्लांट से, पौधों से प्राप्त हुए हैं। किस रूप में प्राप्त हुए हैं? अनाज के रूप में प्राप्त हुए हैं। किस रूप में? अनाज के रूप में, या अन्य प्रकारों के रूप में हमें खाद्य पदार्थ जो है वो पौधों से प्राप्त होते हैं। चाहे वो अनाज मान लो, या फल मान लो, सब्जियां मान लो, ठीक है। यस। और इनके अंदर होती है ऊर्जा। इनमें जो ऊर्जा होती है वो मुख्यतः किस रूप में ये भोजन संचित रहता है? स्टार्च के रूप में। अनाज, फल, इन सब के अंदर जो भोजन होता है वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में संचित रहता है दोस्तों। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। और इसी से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर पौधे नहीं होते तो ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती, यानी जंतुओं को या उपभोक्ताओं को ऊर्जा नहीं मिल पाती। पौधे ऊर्जा कहां से लेकर आए? तो पौधे मैं बता चुका हूं आपको पहले कि प्लांट्स जो है वो होते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर होते हैं। और ट्रांसड्यूसर से अभिप्राय क्या है? ट्रांसड्यूसर का मतलब यही तो है कि ये ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, रूपांतरित करते हैं। किसको? ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को? सूर्य से ली गई ऊर्जा को। बोले तो सौर ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को। किस में ट्रांसलेट करते हैं? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। किस रूप में? किस रूप में? तो अनाज के रूप में। अनाज बोल दो, फल बोल दो, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और उस रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिससे हम दैनिक कार्य कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। दूसरी यहां पर एक शब्द अपने को दिया गया है, सीरीज, चेन या श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब सब जानते हैं, चेन होता है, चेन, ठीक है, या कह दो कड़ी। अब ये क्या चीज है? श्रृंखला क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि ऊर्जा उत्पादन कर कौन रहे हैं?
पौधे। और चूंकि पौधे ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, बोले तो प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। फिल्म का प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, फिल्म को प्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है, निर्माता होता है, यही तो कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर है। अब पौधे प्रोड्यूसर हैं तो ये तो हो गए प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर। अब इनसे ऊर्जा कौन लेगा, वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। इनसे ऊर्जा कौन लेगा, वो कहलाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। इनसे ऊर्जा कौन लेगा, वो कहलाता है टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, मैं आपसे इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं आगे, जो अभी मैंने नीचे श्रृंखला लिखी है, सीरीज लिखी है, इसका एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि प्लांट्स यानी कि घास, ठीक है, घास को खा गया टिड्डा। कौन खा गया, टिड्डा, बोले तो ग्रास हुपर, जिसको बचपन में अपन राम जी का घोड़ा ओड़ा बोलते थे, वही। ठीक है, टिड्डे को खा गया मेंढक। कौन खा गया, फ्रॉग खा गया मेंढक। और मेंढक को खा रहा है कौन, सांप। कौन खा रहा है, और सांप को खा रहा है पक्षी, और पक्षी में भी हम कह सकते हैं कौन, बाज। बात क्लियर। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बाज ने सांप को क्यों खाया, क्या जवाब होगा, भोजन के लिए। किस लिए खाया, भोजन के लिए। भोजन से क्या मिलेगी, ऊर्जा, तो सीधा कह दो ऊर्जा के लिए। सांप ने मेंढक को क्यों खाया, ऊर्जा के लिए। किसके लिए, ऊर्जा के लिए। मेंढक ने टिड्डे को क्यों खाया, ऊर्जा के लिए, भोजन के रूप में। टिड्डे ने घास को क्यों खाया, ऊर्जा के लिए, भोजन के रूप में। ठीक है, तो टिड्डे ने घास को भोजन के रूप में खाया। ठीक है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप ने खाया, और सांप को बाज ने खाया। यानी कि ये एक पोषक स्तर है, ट्रॉफिक लेवल है, पोषक स्तर है। पोषक स्तर का मतलब होता है इंग्लिश में ट्रॉफिक लेवल। क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। क्या ट्रॉफिक लेवल है, काई का पोषक स्तर है। ये एक ऐसा पोषक स्तर है जो टिड्डे को पोषण दे रहा है। किसको पोषण दे रहा है, और टिड्डा किसको पोषण दे रहा है, मेंढक किसको दे रहा है, सांप किसको दे रहा है। इसका मतलब ये भी तो एक पोषक स्तर है, ये भी तो एक ट्रॉफिक लेवल है। किसके लिए, मेंढक भी तो एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, किसके लिए, और सांप भी तो एक ट्रॉफिक लेवल है, किसके लिए, बाज के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा आगे जा रही है। किस रूप में, इसने इसको घास भोजन के लिए खाया, इसने इसको भोजन के, इसने इसको, और इसने इसको भोजन के रूप में खाया। चूंकि इस श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है, ये जो सीरीज हमारी इकोलॉजी में बनी है, हमारे पर्यावरण में ये जो श्रृंखला बनी है, ये किस लिए बनी है, ये भोजन के लिए बनी है। किस लिए बनी है, भोजन के लिए बनी है, या यूं कह दो खाद्य के लिए बनी है। किसके लिए बनी है, खाद्य पदार्थ के लिए बनी है। चूंकि खाद्य पदार्थों के लिए जीव एक दूसरे को खाते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए इस श्रृंखला को हम क्या कह देते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। अब एग्जाम में प्रश्न कहां से उठाता है, यहां तक कोई प्रश्न नहीं उठाता है। आजकल के लेवल में यहां तक कोई प्रश्न नहीं उठाता है। यहां तक प्रश्न उठाता था 2011 के एलडीसी भर्ती परीक्षा तक। 1982 के बाद में जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो 2011 में एलडीसी की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद 13 और 14 में हुई थी, फिर 16 में और 18 में, और अब आप लोगों के लिए 22 में हो रही है। ठीक है, और जिसका आजकल ग्रेड पे वगैरह सब चेंज कर दिया, नाम भी आजकल ग्रेड सेकेंड इसका कर दिया गया है। तो अब वो क्या प्रश्न यहां से उठाता है, देखिए पॉइंट का नाम तो है खाद्य श्रृंखला। प्रश्न उठाता है कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं घास, घास को खा गया टिड्डा, एक तो यही रिपीट होगा। टिड्डे को खा गया मेंढक, मेंढक को खा गया सांप, और सांप को खा रहा है पक्षी। ठीक है, ओके। दूसरा मैं यहां से लिख देता हूं कि यहां पर एक केचुआ, या यूं कह दो मृत पदार्थ। मृत पदार्थ, किसके मृत पदार्थ, पेड़ पौधों के मृत पदार्थ, जैसे पत्तियां, तने। ठीक है, इनको खा गया कौन, केंचुआ। केंचुए को कौन खा गया, मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है, सांप। सांप को कौन खा रहा है, पक्षी। क्लियर, यस। तीसरा सूर्य, सूर्य से भी तो ऊर्जा आ रही है। हमने कहा ना ये इसको क्यों खा रहा है, ऊर्जा के लिए खा रहा है, तो सूर्य से भी ऊर्जा आ रही है, सौर ऊर्जा आ रही है। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा को कौन ले रहे हैं, पादप। पादप को खा रहा है मान लो हिरण, हिरण को खा रहा है कौन, शेर। कौन खा रहा है, शेर। बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। क्लियर,
वो सीधा ऊपर वाली लिख के देगा कि घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, पक्षी दी गई खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। ये तो पता है खाद्य श्रृंखला है, क्योंकि भोजन के लिए एक दूसरे को खा रहे हैं, तो ये तो पूछेगा नहीं कि ये क्या खाद्य श्रृंखला है या नहीं है। तो वो कहेगा ऊपर वाली ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये श्रृंखला, ये किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो दोस्तों ये जो खाद्य श्रृंखला है कहां से स्टार्ट हो रही है, घास से, और घास से जो भी खाद्य श्रृंखलाएं प्रारंभ होती हैं उनको कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। यानी पशु या पक्षी जो भी होते हैं वो घास को चरते हैं, घास को खाते हैं, इसलिए इस खाद्य श्रृंखला का नाम क्या रखा गया है, चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला क्या कर सकता है, प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तित कर सकता है। निम्न में से चारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, निम्न में से चारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। तीनों ऑप्शन ये दे दिया, नीचे दे दिया उपरोक्त सभी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ए, क्या हो जाएगा, ए। तो चारण खाद्य श्रृंखलाएं वे होती हैं, अब इसकी परिभाषा क्या है, चारण खाद्य श्रृंखलाएं वे होती हैं जो कहां से प्रारंभ होती हैं, घास से प्रारंभ होती हैं। कहां से प्रारंभ होती हैं, घास। क्लियर। मृत पदार्थ को केंचुआ खा रहा है, केंचुए को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को पक्षी खा रहा है। ये कैसी खाद्य श्रृंखला है, तो ऐसी खाद्य श्रृंखलाओं को अपरद्ध खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरद्ध खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और अपरद्ध को इंग्लिश में लीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीटर। तो इसको लीटर फूड चेन भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखलाएं लीटर फूड चेन है, जो मृत पदार्थ से प्रारंभ हो रही हैं। ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं जो मृत पदार्थों से प्रारंभ होती हैं क्या कहलाती हैं, लीटर या अपरद्ध खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। बात क्लियर है। तो पेड़ पौधों के टूटी हुई पत्तियां यानी मृत पदार्थ ही तो हो गए, जो पौधे से अलग हो गया वो मृत पदार्थ हो गया। उन पदार्थों से प्रारंभ होने वाली जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या कहलाती हैं, अपरद्ध कहलाती हैं, लीटर कहलाती हैं। तो जहां स्टार्टिंग में मृत लिखा हुआ जाए वो हो जाएगी अपरद्ध या लीटर। क्लियर। इसके अलावा तीसरी खाद्य श्रृंखला सूर्य, सूर्य से पादप, पादप को हिरण, हिरण को शेर खा रहा है। कैसी खाद्य श्रृंखला है, ये परजीवी खाद्य श्रृंखला है। परजीवी इसलिए है क्योंकि पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो यह खाद्य श्रृंखला आगे चलेगी नहीं। यानी पौधा खुद भोजन बनाने के लिए किस पर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, यानी खुद परजीवी के रूप में है। तो इस खाद्य श्रृंखला को पैरासाइट फूड चेन कहते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला क्या कहते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। खाद्य श्रृंखला से तीन प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है, वह खाद्य श्रृंखला जो घास से प्रारंभ होती है चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है, कौन सी खाद्य श्रृंखला अपरद्ध खाद्य श्रृंखला या लीटर फूड चेन कहलाती है, वह खाद्य श्रृंखला जो मृत पदार्थों से या मृत अवशेषों से प्रारंभ होती है, और कौन सी खाद्य श्रृंखला परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो वह खाद्य श्रृंखला जो सूर्य से प्रारंभ होती है वो क्या कहलाती है, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। बात इतनी क्लियर है। यस, यहां पर दो तीन नाम आए हैं, ग्रास ऊपर हो गया, मेंढक हो गया, सांप हो गया, केंचुआ हो गया। इनके विषय में कुछ बातें आपको इकोलॉजी में पूछ लेता है, पारिस्थितिकी तंत्र में पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता है, वो मुख्यतः केंचुए के बारे में पूछ लेता है। केंचुए को फेरेटिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरेटिमा। क्या कहते हैं इसको, फेरेटिमा कहते हैं। केंचुए के संघ का नाम एनेलिडा है। क्या है, एनेलिडा है दोस्तों। और केंचुए का जो शरीर है वो खंडों में विभक्त होता है। इस तरह से होता है केंचुआ, इस तरह से। तो शरीर खंडों में बटा होता है, इसलिए इसको खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडी भवन युक्त कहते हैं। शरीर खंडी भवन युक्त होता है। और चूंकि नर और मादा जननांग एक ही जीव में होते हैं इसलिए केंचुआ क्या होता है, द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। और दोस्तों केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो मृत पदार्थ हैं, इन मृत अवशेषी पदार्थों को ये मिट्टी के साथ, किसके साथ, मिट्टी के साथ खा जाता है। मिट्टी के साथ क्या कर जाता है, खा जाता है। और उसको अपने पाचन तंत्र से बारीक बारीक या महीन महीन भागों में उसको बदल देता है, जो कि उपजाऊ हो जाते हैं, उर्वरक हो जाते हैं। इसलिए ये एक खाद्य का निर्माण करता है। और चूंकि ये खाद्य किसके कारण बनी है, केंचुए के कारण, तो इस खाद को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट खाद्य का निर्माण करता है। कौन करता है, केंचुआ। कौन करता है, केंचुआ करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। केंचुआ फेरेटिमा कहलाता है। फीताकृमि भी कह देते हैं इनको,
संघ एनेलिडा है, शरीर खंडों में बटा होता है इसलिए खंडी बाहुन युक्त होता है। ये द्विलिंगी होता है क्योंकि नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। किसान का मित्र इसको कहते हैं। ये मृत पदार्थों को मिट्टी के साथ खाकर उनको उपजाऊ पदार्थों में बदल देता है और इसके द्वारा जो खाद्य बनती है वो वर्मी कंपोस्ट खाद्य कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और केंचुए का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। ये प्रश्न भी कई बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है कि केंचुए का पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। वर्म यानी वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो वर्म शब्द किसके लिए लिया गया है? केंचुए के लिए। बात क्लियर है इतनी? यस। इसके अलावा मेंढक के बारे में अगर कुछ विशेष बातें आपसे पूछता है दोस्तों तो उनके बारे में मैं बता देता हूं कि मेंढक के बारे में जो आपसे पूछ सकता है वो कुछ नॉर्मल बात पूछ सकता है कि मेंढक, तो मेंढक जो है ये होता है उभयचर। क्या होता है? एम्फीबिया है, उभयचर है। उभय यानी दो, उभय यानी दो, चर यानी रहने वाला, तो उभयचर है। और उभयचर इसलिए क्योंकि ये जल में भी रहता है और ये स्थल में भी रहता है। जल में और स्थल में। तो जल में रहेगा तो गिल्स पाए जाएंगे क्योंकि जल में श्वसन गिल्स से होता है। स्थल पर आएगा तो फेफड़े होंगे क्योंकि स्थल पर श्वसन फेफड़ों से होता है। तो उस जीव का नाम बताइए जिसमें गिल्स और लंग्स दोनों पाए जाते हैं। इनडायरेक्ट आपसे क्या पूछना चाह रहा है? मेंढक पूछना चाह रहा है, जो कि उभयचर कहलाता है, एम्फीबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके संघ का नाम ही क्या है? एम्फीबिया। संघ एम्फीबिया। क्लियर? और इस मेंढक का जो हृदय होता है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। इसमें 3 कोष्ठक होते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, ऐसे मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। लेकिन इसी प्रश्न को पूछता है कि मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? ये लो, जितना पढ़ा उतना तो अगले ने प्रश्न में दे दिया। फिर विकल्प में पूछता है 1 आलिंद 2 निलय, 2 आलिंद 1 निलय, या ऐसे करके प्रश्न बनाता है। तो ध्यान रखना, 2 आलिंद होते हैं, ऊपर वाले आलिंद होते हैं, और एक क्या होता है? निला होता है। तो 2 एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल, तो 2 आलिंद होता है और एक निलय होता है। किसके हृदय में? मेंढक के हृदय में। किसके हृदय में? मेंढक के हृदय में। बात समझ में आई? यस। और सांप के बारे में अगर बात करें तो सांप जो है दोस्तों, स्नेक जो है, ये होते हैं रेप्टाइल्स। क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। और रेप्टाइल्स वे जीव होते हैं जो कि रैंक कर चलते हैं। क्या होते हैं? रैंक कर चलते हैं। इनके पैर विलुप्त हो गए, ठीक है, और ये रेप्टाइल्स के अंदर रखा गया है, जिसके मुख में पॉइजन सैक पाई जाती है। और उन पॉइजन सैक जो मुंह होता है, कई बार होता है ना, कुछ कंट्रीज के लोग सांप का मुंह काट देते हैं, बाकी को खा जाते हैं। तो जो जहर होता है, जो पॉइजन होता है, वो मुंह वाले भाग में होता है। क्लियर? यस। तो एक बार वापस से आइए, हमने बात की है यहाँ पर किसके बारे में? खाद्य श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में। ठीक है, क्या होती है फूड चेन? खाद्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ होता है जिससे ऊर्जा मिलती है, जिससे दैनिक कार्य करते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। पौधे खाद्य का उत्पादन करते हैं, अनाज, फल आदि के रूप में, स्टार्च के रूप में, जिसे कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, जिसमें ऊर्जा जो है संचित होती है। पौधों को उत्पादक कहते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ट्रांसड्यूसर इसलिए कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उस युक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है? पौधे, है ना? ऐसा करके प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। श्रृंखला, चैन या कड़ी होती है जिसमें जीव एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। चूंकि यह श्रृंखला भोजन ग्रहण करने के आधार पर बनी है, इसलिए इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में हमने एग्जाम्पल देखा, 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे वातावरण में या हमारे चारों ओर संपन्न होती हैं, जिनमें घास से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला, जिसमें मृत पदार्थ से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला अपृत खाद्य श्रृंखला, जिसे लीटर भी कहते हैं, और सूर्य से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला परजीवी खाद्य श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। और इसके बाद हमने बात की किसकी? कुछ केंचुए की बात की। खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार की उपभोक्ता है? खाद्य श्रृंखला को हम ये नहीं कह सकते कि किस प्रकार के उपभोक्ता है। आप किसी जीव का नाम बोलो और फिर पूछो कि ये किस प्रकार का उपभोक्ता है। ये एक श्रृंखला है, ओके, बता देता हूं, अभी बात करेंगे ना, मैं इतना ही तो बता के रह गया, आगे चलेंगे ना अभी। ठीक है, लो मैं पहले ही बता दूं आपको, ये लीजिएगा। जैसे हमने कहा घास है, राइट? घास को कौन खाया? टिड्डा। टिड्डा खाया। टिड्डे को कौन खाया सर? मेंढक। और मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। ओके, ये क्या हो गया? उत्पादक। और उत्पादक यानी पौधे से जो भोजन प्राप्त कर रहा है वो कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, कल बताया था मैंने। ठीक है, तो टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खा रहा है मेंढक, मेंढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता।
और इसको कह रहा है सांप, ये क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, बाज वैसे तृतीयक उपभोक्ता ही होगा, लेकिन कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि हम इसके लिए एक शब्द काम में लेंगे। बोलो रे भाई, क्या? शीर्षस्थ उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर बताया था। शीर्षस्थ उपभोक्ता बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। ऐसे मत कह देना कि चतुर्थ उपभोक्ता है, ये मत कहना, चतुर्थ उपभोक्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताई तृतीयक उपभोक्ता तक थे, और इसके बाद अगर कोई है तो टॉप कंज्यूमर। यहां अगर मैं बाज नहीं लिखता तो सांप भी क्या होता, तृतीयक उपभोक्ता। जो तृतीयक उपभोक्ता है वही क्या है, टॉप कंज्यूमर है। वही कौन है, टॉप कंज्यूमर। और इसके बाद तो जो आते हैं वो आते हैं अपघटक। कौन आते हैं? जैसे बाज मर गया तो अब आएगा अपघटक, जो इसका डिकम्पोजिशन करेगा। ठीक है, यस, यही पूछना चाह रहे थे, पूछिए। क्या? दोबारा बोलो सर, मैं समझा नहीं। ओके, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि ये वाली रख दी और आपने कहा कि ये किस उपभोक्ता के अंतर्गत आती है? अंतर्गत की बात है, शब्द पकड़ो, अंतर्गत शब्द आ गया तो प्राथमिक का आएगा वहां पे, ध्यान रखना। अंतर्गत, ये शब्द जोड़ दिया ना बीच में, अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब हो गया कि अगर ये नहीं होता तो आगे श्रृंखला ही नहीं होती, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, ऐसी चीज इसके लिए भी पूछ सकता है, उत्पादक के लिए भी पूछ सकता है कि सभी खाद्य श्रृंखलाओं का, यही प्रश्न मैं आप वाले प्रश्न को मॉडिफाई कर देता हूं, खाद्य श्रृंखला का आधार कौन है? ठीक है, आधार शब्द दे दे तो ये किस उपभोक्ता के अंतर्गत आती है, तो इसके अंतर्गत, क्योंकि उपभोक्ता तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो उपभोक्ता है ही नहीं, ये तो उत्पादक है, यहां से शुरू होता है, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब होता क्या है, भोजन के लिए जीव एक दूसरे को खाते हैं और भोजन से ऊर्जा मिलती है, इसका मतलब इस खाद्य श्रृंखला में प्रवाह हो रहा है ऊर्जा का। तो एक बात हमारे सामने आती है, ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ऊर्जा का प्रवाह। कि टिड्डे ने घास को खाया किसके लिए? ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा टिड्डे में गई, टिड्डे से मेंढक में, मेंढक से सांप में, और सांप से गई बाज में। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पहला प्रश्न कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में या हमारे वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में जाती है, तो ये किस प्रकार का ऊर्जा प्रवाह कहलाता है? तो ध्यान रखना, हमारे परितंत्र में एक दिशीय, यूनिडायमेंशनल, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होता है। एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यूनिडायमेंशनल होता है, एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब है कि हमेशा ऊर्जा घास से किस में जाएगी? टिड्डे में, टिड्डे से मेंढक में, मेंढक से सांप में, सांप से बाज में जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा इकोसिस्टम में कि बाज को सांप खा जाए, सांप को मेंढक खा जाए, मेंढक को टिड्डा खा जाए, और टिड्डे को कौन खा जाए? घास। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं द्विदिशीय होती है। क्या होती है? द्विदिशीय ऊर्जा प्रवाह होती है। पहले तो घास से तृतीयक उपभोक्ता की ओर और फिर तृतीयक उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, जबकि ऐसा नहीं होता, हमेशा ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर, और इसी को कहते हैं ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह है। और ऊर्जा के प्रवाह को समझाने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ई.पी. ओडम। क्या नाम था? ई.पी. ओडम। और ई.पी. ओडम साहब से रिलेटेड जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न यूं पूछता है कि ऊर्जा के प्रवाह को समझाने वाला सबसे ज्यादा मान्य या सार्वत्रिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ई.पी. ओडम ने। तो ई.पी. ओडम ने ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक यानी जो सब जगह लागू होता है, सार्वत्रिक मॉडल प्रस्तुत किया। सार्वत्रिक मॉडल प्रस्तुत किया। ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ई.पी. ओडम ने ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या बताया? कि जिन जीवों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ले लेते हैं, शेष ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जाती है। और इसी बात को, ऊर्जा के प्रवाह को समझाने के लिए फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लोबोडकिया। क्या नाम था? स्लोबोडकिया। दोस्तों, स्लोबोडकिया ने 10% का नियम दिया। 10% का नियम दिया। क्या है ये नियम? अभी बताता हूं। और इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिंडेमान। क्या नाम था? लिंडेमान। लिंडेमान ने इसी नियम को कहा 10% ऊर्जा प्राप्ति का नियम। 10% ऊर्जा प्राप्ति का
नियम इसको नाम दे दिया, थोड़ा सा इसके नाम में परिवर्तन कर दिया और कहा 10% ऊर्जा प्राप्ति का नियम। ये 10% ऊर्जा प्राप्ति का नियम क्या है? यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। यहां से 99% प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पुराने आप जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी के पेपर उठा के देख लेना। तो ये 10% का नियम क्या है? तो ये 10% का नियम है कि यह है उत्पादक, और उत्पादक से ऊर्जा जाती है प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा जाती है द्वितीयक उपभोक्ता में, और द्वितीयक उपभोक्ता से ऊर्जा जाती है तृतीयक उपभोक्ता में। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में हो रहा है, लेकिन कितना? 10%। यानी एक पोषक स्तर से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक केवल कितनी ऊर्जा जाती है? 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक में कितनी ऊर्जा जाएगी? 10%। द्वितीयक से तृतीयक में कितनी जाएगी? 10% ऊर्जा जाएगी। इसी को कहते हैं 10% के स्थानांतरण का नियम, या इसी को कहते हैं दशांश का नियम, 10वां भाग, दशांश का नियम। इसी को क्या कहते हैं? दशांश का नियम, कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कुल ऊर्जा का केवल 10% जाती है। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा कि उत्पादक में 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो इसका 10% प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा। कितनी जाएगी? 100 किलो कैलोरी। इसका 10% इसमें जाएगा तो 10 किलो कैलोरी, और 10 का 10% यहां जाएगा तो 1 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का मान उत्तरोत्तर कम होता जाता है। उत्तरोत्तर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। 1000 था, 100 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा का प्रवाह होता है, और इसी ऊर्जा के प्रवाह को कि उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की ओर जाने पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है, इसी बात को समझाने के लिए फिर एक वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था? चार्ल्स एल्टन। और मित्रों, चार्ल्स एल्टन साहब ने कहा कि ये जो ऊर्जा की मात्रा का प्रवाह हो रहा है ना आगे की ओर कम, इसको मैं पिरामिड के द्वारा समझा सकता हूं, मैं इसको चित्र बना के समझा सकता हूं। यानी कुल मिलाकर हमें क्या ज्ञात रखना है कि चार्ल्स एल्टन ने ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड संकल्पना सिद्धांत दिया। पिरामिड संकल्पना सिद्धांत दिया। पिरामिड संकल्पना सिद्धांत दिया। सीधा प्रश्न पूछता है, ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड संकल्पना सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने। किसने दिया दोस्तों? चार्ल्स एल्टन ने। अब चार्ल्स एल्टन ने ऊर्जा प्रवाह के पिरामिड संकल्पना सिद्धांत में क्या समझाया? बात आती है कि चार्ल्स एल्टन साहब ने ऊर्जा प्रवाह के पिरामिड संकल्पना सिद्धांत में क्या समझाया? तो इन्होंने यह समझाया कि जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, खाद्य श्रृंखला, इस खाद्य श्रृंखला का आधार कौन होता है? बोलो, अब आपका काम है बोलने का। किसी खाद्य श्रृंखला का आधार कौन होता है? जहां से वो प्रारंभ होती है, और प्रारंभ हो रही है कहां से? उत्पादक से। और उत्पादक आधार है तो किसी भी वस्तु का, किसी भी श्रृंखला का जो आधार है वो ऊपर होता है, नीचे होता है? बेस नीचे होता है। तो उन्होंने क्या किया? चार्ल्स एल्टन साहब ने सबसे पहले आधार लिखा, यानी उत्पादक। इन पर कौन डिपेंड है? इन पर निर्भर है प्राथमिक उपभोक्ता। इस पर कौन डिपेंड है? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक पर कौन डिपेंड है? तो इन्होंने इसी श्रृंखला को, इसी पूरी श्रृंखला को पिरामिड संकल्पना के रूप में समझाने के लिए इस तरह से लिखा। इन्होंने कहा कि उत्पादक में ऊर्जा कितनी थी? 1000 किलो कैलोरी। प्राथमिक में कितनी गई? 100 किलो कैलोरी। द्वितीयक में कितनी गई? 10 किलो कैलोरी। तृतीयक में कितनी गई? 1 किलो कैलोरी। ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है। इसी बात को इन्होंने एक पिरामिड बना दिया, और उस पिरामिड में उन्होंने इस तरह से एक संरचना बनाई कि 1000 किलो कैलोरी के लिए इतना बड़ा बॉक्स, तो 100 के लिए हो गया इससे छोटा, 10 के लिए इससे और भी छोटा, 1 के लिए और छोटा हो गया। तो इस प्रकार चार्ल्स एल्टन साहब ने ऊर्जा के प्रवाह को ऐसे पिरामिड बनाकर समझाया। अब ये पिरामिड कैसा बना? अब हमें क्या पता कैसा बना, तो हम इसको नाम देंगे सीधा है कि उल्टा है। अगर संकरा भाग ऊपर है, संकरा भाग ऊपर है और चौड़ा भाग नीचे है, तो ये कैसा कहलाएगा? सीधा पिरामिड। कैसा होगा? सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड। और जो प्रश्न पूछता है, ये पिरामिड हमने किसके लिए बनाया? चलो बताओ। ऊर्जा के लिए। किसके लिए बनाया? और एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड बनते हैं। विकल्प सुनना,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड बनते हैं, नंबर 1 सीधे, नंबर 2 उल्टे, नंबर 3 सदैव सीधे, सदैव सीधे, और नंबर 4 कभी उल्टे कभी सीधे, कभी उल्टे कभी सीधे। क्या जवाब होगा? प्रश्न दोबारा सुन लो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव सीधे, हमेशा ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक में, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक में जाएगी, और हमेशा 10% ही जाएगी, और हमेशा ऊर्जा की मात्रा ऊपर की ओर कम होती जाएगी, और हमेशा पिरामिड ऊपर की ओर सकरा होता जाएगा, और हमेशा कैसा बनेगा? बात क्लियर है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। लिख देता हूं यहां पर नोट। परितंत्र में, परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं? सदैव सीधे बनते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या ईमानदारी से कि क्या ये वाला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि ये एक खाद्य श्रृंखला है, ये एक खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला किस उपभोक्ता के अंतर्गत आती है? तो ये खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता कहां से प्रारंभ हो रहा है? यहां से, यहां से, या यहां से? यहां से। क्या नाम है इसका? तो इसके अंतर्गत आती है। अगर यहां मनुष्य आ गया तो द्वितीयक। हाँ बिल्कुल फिक्स है। प्राथमिक उपभोक्ता, आपने कल की क्लास ली थी क्या? तो कल मैंने यही तो कहा था कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता वो होगा जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करता है। जो भोजन के रूप में पौधों के अलावा कुछ भी नहीं खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। मनुष्य यहां आ गया तो द्वितीयक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? वो लिख के देगा आपको, इनके प्रश्न की कंडीशन में आपको ऐसे श्रृंखला बना के देगा। वो यहाँ टिड्डा देना चाह रहा है, हिरण देना चाह रहा है, मनुष्य देना चाहता है, शेर देना चाह रहा है, वो आपको श्रृंखला बनाएगा, फिर लिखेगा उपरोक्त श्रृंखला के आधार पे। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं अलग अलग, जो बताई मैंने आपको। ओके, तो इस तरह से ये उपभोक्ता हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता जो पौधे और जंतु दोनों से भोजन लेते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो केवल और केवल किन से भोजन लेते हैं? जो केवल और केवल जंतु से लेते हैं, ठीक है? अब वो डायरेक्ट यहां मनुष्य नहीं लिखेगा, क्योंकि मनुष्य भी तो पौधे से ले रहा है, ठीक है? तो इसलिए वो सही जो बनती है वो सही बनाएगा, अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा, ठीक है? ओके, चलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट पूछिए, पूछेंगे तो ही क्लियर होगा। तो नोट कर लीजिएगा।
हो गया, आगे कर दूं? पौधों को ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा अनाज में संचित होती है, अनाज या फल इनमें संचित होती है। चलिए आगे नोट कीजिएगा, आगे नोट कीजिएगा। टीएल का मतलब ट्रॉफिक लेवल होता है, पोषक स्तर। हो गया। शेर के आगे भी और चाहो तो लिख सकते हो, जो भी आता है इसमें, जू। जू नहीं जानते क्या? सिर में हो जाती है ना कई बार, वो वाली। रुधिरा आ रही होती है, रक्त चूसती है। ठीक है, नेक्स्ट। आगे नोट कीजिए, इसको फैक्ट लगा लीजिएगा, फैक्ट। फैक्ट्स लिख के कर लीजिएगा, केचुआ और ये सारा। फेरेटिमा, फेरेटिमा। वैज्ञानिक भाषा में फेरेटिमा कहते हैं। संघ है एनेलिडा। ये जो जीवों का संघ जिसमें इसको वर्गीकृत किया गया है वो है एनेलिडा। शरीर पर खंड पाए जाते हैं इसलिए खंडी भवन युक्त होता है, खंडी भवन युक्त होता है।
नर जननांग और मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है इसको। क्योंकि मृत पदार्थों को मिट्टी के साथ खा जाता है और बारीक बारीक महीन महीन भागों में बदल देता है जो उपजाऊ होते हैं। संघ, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एच वही टेकर। एच वही टेकर ने ये कहा कि इतने सारे जीव पृथ्वी पर हैं तो हम इनको कैसे पहचानें, कैसे इनके बारे में अध्ययन करें। तो पूरे जीवों को 5 जगतों में बांट दिया, 5 मोटे मोटे भागों में बांट दिया। ठीक है, जैसे मोनेरा, एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा, ठीक है, ऐसे ही बांट दिया, एनिमेलिया, प्लांटी, ठीक है, इनमें बांट दिया इन सबको। फिर आगे जो जंतु हैं, एनिमेलिया हैं, जंतुओं में जिनको रखा उनको फिर और आगे अलग अलग संघों में बांटा। जैसे मनुष्य को रखा कोर्डेटा में, कोर्डेटा संघ यानी जिनमें, अब कोर्डेटा में किनको रखा गया, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको कोर्डेटा में रख दिया। ऐसे ही जो जीव खंडी भवन युक्त इस तरीके के लक्षण रखते हैं उनके लिए एक संघ का नाम बना दिया एनिलिडा। तो ऐसे जीव जिनमें ये लक्षण होते हैं उन सभी को एनिलिडा में रख दिया गया। ठीक है, तो एनिलिडा एक बड़े ग्रुप का एक नाम है जिसमें जीव को रखा जाता है। हो गया। यस, मेंढक उभयचर है, जल स्थल दोनों में रहता है। एम्फीबिया इसके संघ का नाम है। 3 कोष्ठ की हृदय, सांप होता है रेप्टाइल्स। चलिए आगे नोट कीजिए, आगे नोट कीजिएगा दोस्तों। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कर दिया जाए। ओके, आराम से नोट कीजिएगा, आराम से नोट करो, स्पीड तेज रखो।
ईपी ओडम वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल दिया, सबसे मान्य मत दिया। हो गया। नेक्स्ट, नोट कीजिएगा। वैज्ञानिक का नाम है स्लोवोडकिया, जिन्होंने 10% का नियम दिया। बाद में लिंडेमान ने 10% ऊर्जा प्राप्ति का नियम कहा, इसे दशांश का नियम कहा। स्लोबोडकिया, स्लोबोडकिया। हो गया। यस। और लीजिए आखिरी स्लाइड नोट कीजिए।
हो गया। तो परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। एक बार रिपीट करते हैं जो अपन ने पढ़ा, ये ध्यान देंगे, सभी गौर फरमाएंगे। खाद्य श्रृंखला की बात की तो खाद्य पदार्थों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे दैनिक जीवन में दैनिक कार्य किए जाते हैं। पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। पौधे ट्रांसड्यूसर हैं जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब हो गया कि जीव भोजन के लिए अन्य जीवों को खाते हैं जिससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है जो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, चारण खाद्य श्रृंखलाएं वे होती हैं जो घास से प्रारंभ होती हैं। अपृत खाद्य श्रृंखलाएं वे होती हैं जो मृत पदार्थों से प्रारंभ होती हैं। और परजीवी खाद्य श्रृंखलाएं वे होती हैं जो सूर्य से प्रारंभ होती हैं। इसके बाद हमने बात की केंचुआ फेरेटिमाए, संघ एनेलिडा, खंडी भवन युक्त होता है, द्विलिंगी होता है, किसान का मित्र है और उपजाऊ पदार्थों का निर्माण करता है। और वो जो खाद ये बनाता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और केंचुए का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। मेंढक उभयचर जो जल स्थल दोनों में रहता है। इसके संघ का नाम एम्फीबिया है और हृदय इसमें 3 कोष्ठकीय होता है जिसमें 2 आलिंद 1 निलय होता है। सांप रेप्टाइल्स में रखे गए। इसके अलावा हमने बात की कि उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। ठीक है, हमेशा ऊर्जा उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर जाती है। और ऊर्जा के प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल एक वैज्ञानिक ने दिया जिनका नाम था ईपी ओडम साहब। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि स्लोबोडकिया ने कहा 10% का नियम, कि 10% ऊर्जा आगे जाती है। इसी को मॉडिफाई करके लिंडेमान ने 10% ऊर्जा प्राप्ति का नियम कहा जिसे दशांश का नियम या 10वें भाग का नियम भी कहा जाता है। अब बात यह आती है कि 10% ऊर्जा तो अगले पोषक स्तर में चली जाती है, तो फिर 90% ऊर्जा कहां गई? 90% ऊर्जा वातावरण में क्षीण हो जाती है, वातावरण में चली जाती है। उदाहरण से समझा इसको कि मानव उत्पादक में 1000 किलो कैलोरी है तो इसका 10% प्राथमिक में, इसका 10 द्वितीयक में, इसका 10% यानी 1 किलो कैलोरी किस में जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता में जाएगा। इस प्रकार चार्ल्स एल्टन ने इस ऊर्जा के प्रवाह को पिरामिड संकल्पना के द्वारा समझाया, यानी कि पिरामिड संकल्पना चार्ल्स एल्टन द्वारा दी गई, जिन्होंने बताया कि किसी खाद्य श्रृंखला का जो आधार है वो उत्पादक होते हैं, उन पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता निर्भर होते हैं, जिनमें उत्तरोत्तर जाने वाली ऊर्जा का मान कम होता जाता है और हमें सीधा पिरामिड प्राप्त होता है। अर्थात परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो सदैव कैसा बनता है? वो सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो ये था आज का सेशन। कल के सेशन में इससे आगे बात करेंगे और भी पिरामिडों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में कुछ जैव भूरासायनिक चक्रों की बात करेंगे और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे। उसके बाद कल की क्लास के बाद अपनी ये यूनिट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, जो कि एक महत्वपूर्ण यूनिट है।